जो भी इंसान सुसाइड करता है, ये मान के चलिए कि वो इंसान कभी ना कभी किसी न किसी से तो कम्युनिकेट करता है कि मेरे जीने की इच्छा नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ, इससे बेहतर तो मौत भली है। ये एक इवेंट ने मेरे जीवन में ऐसा अंधकार ले आया है कि अब इसके बाद आगे कुछ बचा ही नहीं है। तो जब ऐसा उस इंसान को महसूस होने लगता है, तो फिर उसकी जीने की इच्छा ख़त्म होती है और वो इंसान कभी न कभी मौत के बारे में किसी न किसी से बात तो करता है। ये एक फेलियर अगर हो जाएगा तो उसकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। इस प्रकार से वो किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दे के बैठा हुआ है, तो आपको जो है उससे बात करने की ज़रूरत है। हर प्रकार के सुसाइडल थ्रेट को आप यही मान के चलिए कि ये एक एक्चुअल सुसाइडल थ्रेट हो सकता है। डायरेक्टली उस इंसान से पूछिए कि क्या तुमको अभी ऐसा या किसी भी समय ऐसा लग रहा है कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कभी तुमने ऐसा सोचा है, या कभी तुमने प्लान किया है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। समय पर इंटरवेंशन मिल जाने से फिर उस इंसान की जो मनोस्थिति है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और फिर वो आत्महत्या का विचार जो है वो छोड़ देता है। नमस्कार एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब भी हम ये सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि किसी व्यक्ति को इतना दुखद कदम उठाना पड़ा। और इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर नितिन मलिक, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं और पिछले 27 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वेलकम नितिन सर। थैंक यू नितिन जी। And sir, thank you for taking out time to talk about this sensitive topic. Yeah, and thank you for having me in this session again. And yes, it's a very sensitive topic and correct. इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड सर, जनरली अभी हम देख रहे हैं कि कोटा में या टीन एज में काफ़ी सुसाइड्स के केसेस सामने आए हैं। हाँ। रादर और भी देखें तो बड़े लोग हायर एज में भी सुसाइड्स के केसेस हमारे सामने आए हैं। मैं सबसे पहले सर ये जानना चाहता हूँ, एज ए साइकोलॉजिस्ट आई बिलीव कि विल टू लिव एक कॉन्शियसनेस का, आई थिंक कॉन्शियसनेस ने हमको सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ दी है वो ये है कि जीने की इच्छा है जी। चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो जानवरों में हो। आदमी आखिरी वक्त तक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जी हाँ। फिर ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि कोई व्यक्ति को इतना दुखद कदम उठाना पड़ता है और वो अपनी इस विल टू लिव को भी ओवरकम कर लेता है? देखिए, सुसाइड जो रहता है, जैसा आपने कहा कि उसमें विल टू लिव जो है इंसान की जब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो मौत के बारे में सोचना चालू कर देता है। तो उसकी जो सोच है वो इस तरफ केंद्रित होने लगती है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, या उसके जीने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, या जीने का अब कोई आगे उसका जीने का कोई फ़ायदा नहीं रह गया है। तो जब ऐसा रहता है तो नेचुरली जो विल टू लिव रहती है वो उसकी ख़त्म होने लगती है। अब विल टू लिव ख़त्म होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं इंसान के, और ज़्यादातर ऐसे केसेस में एज ए साइकेट्रिस्ट में अगर बात करूं तो जो हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कई प्रकार की मानसिक अवस्थाएं रहती जो कि आदमी को इस परिस्थिति तक पहुंचा देती है, इस मानसिक परिस्थिति तक पहुंचा देती है कि उसकी विल टू लिव जो है वो ख़त्म होने लगती है। एज ए साइकेट्रिस्ट जो हम देखते हैं, दो अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो विल टू लिव इंसान की कभी कभी ये कह लीजिए कि क्षणिक रूप से हर इंसान में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जबकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। ये इस प्रकार की भावना किसी इंसान का महसूस करना नॉर्मली भी कठिन या विषम परिस्थितियों में कई बार सामान्यतः होता है लेकिन कोई भी इंसान जो है उससे बाहर आ जाता है और उससे बाहर आने की उसमें वो शक्ति होती है और उसमें वो साहस होता है, और उसमें वो कह सकते हैं कि उसके आसपास के वातावरण में उसको वो सहारा या सपोर्ट भी मिलता है जिससे कि वो इस तरह की भावनाओं से बाहर आ सकता है। लेकिन जब वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान होता है या कई मानसिक विकृतियाँ रहती हैं जिनमें कि ऐसा होता है कि जब वो उसमें वो इन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाता है तो उसकी विल टू लिव ख़त्म होने लगती है
और फिर वो ऐसे आत्मघाती कदम जो है वो उठाने की सोचता है, जिसमें हम बोलते हैं कि ना, उसमें डेथ विश चालू हो जाती है। डेथ विश का मतलब होता है कि उसको ये महसूस होता है कि इससे अच्छा तो मौत बेहतर है, यानी इस जीवन से बेहतर तो मौत है। तो जब इस प्रकार की सोच उसके दिमाग में बार बार आने लगती है तो फिर वो मौत के बारे में सोचता है और उसकी जीने की इच्छा ख़त्म होने लगती है। तो कई बार जो परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, कई बार कुछ मानसिक विकार जो रहते हैं वो जिम्मेदार रहते हैं, जिससे कि उसकी विल टू लिव ख़त्म होने लगती है। तो ऐसा आमूमन देखा जाता है लोगों में। तो एक मिक्सचर ऑफ थिंग्स है, मैं कह सकता हूँ, कि जो कि इंसान की विल टू लिव को ख़त्म करने में सहायक होती हैं, ये कह सकते हैं आप। सर, आप मानसिक अवस्था की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर सकते हैं कि कोई मानसिक बीमारियां हैं जिनके इफेक्ट होने के कारण वो व्यक्ति इस स्थिति में जाता है? देखिए, कॉमन जो मानसिक बीमारियां हैं जिसमें कि विल टू लिव ख़त्म होती है, उसमें सबसे प्रमुख या पहला नाम तो डिप्रेशन का आता है। डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें कि जो प्रमुख लक्षण है वो होता है अवसाद। अवसाद यानी डिप्रेशन की फीलिंग। और जब इंसान लगातार जो है अवसादग्रस्त रहता है तो उसकी जो मानसिक अवस्था रहती है वो उसकी सोच को इस तरह से कलर कर देती है और इस तरह से बदल देती है कि उसको सारा जीवन जो है वो नकारात्मक नज़रिए से वो जीने लगता है और नकारात्मक, उसकी सोच नकारात्मक होने लगती है। उसको अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, अपने अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसकी सोच जो हो रही है चीज़ों के बारे में, वो सारी नेगेटिव या नकारात्मक होने लगती है। और जब ऐसा होने लगता है तो अपने आसपास जो कई नॉर्मल सी चीज़ें भी रहती हैं उनका इंटरप्रिटेशन उसका दिमाग जो है नेगेटिव वेज में करता है। और जब ऐसा होता है तो जिसको हम डिप्रेसिव कॉग्निशंस बोलते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स बोलते हैं, वो उसके दिमाग पे छाने लगते हैं। पूरे समय उसका दिमाग जो है इन्हीं नेगेटिव थॉट्स से भरता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव थॉट है जो कि उसकी विल टू लिव को इफेक्ट करती है वो है होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस। यानी फ्यूचर को लेके अगर वो होपलेस हो जाता है या फ्यूचर को लेके वो हेल्पलेस फील करता है तो ये सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टिव वैल्यू रखता है कि वो आगे जाके उसकी विल टू लिव ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसको अब कोई होप नहीं दिखाई दे रही है अपने फ्यूचर में। उसको कुछ आशा नहीं महसूस हो रही है अब कि मेरे आगे जीवन में कुछ सुधार हो सकता है या मेरी परिस्थिति में कोई सुधार हो सकता है। उसको लगता है कि मैं जिस गहरे गड्ढे में घुसा हुआ हूँ इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, कोई होप नहीं बचा है, कहीं से कोई आशा नहीं है। तो जब ये फीलिंग उसको 24 घंटे आ रही है, ये फीलिंग सही नहीं है, उसकी मानसिक अवस्था की वजह से उसे ये फील हो रहा है, लेकिन ये फीलिंग उसके लिए तो सही है, उस इंसान के लिए तो ये चीज़, उसके लिए तो ये उसका सत्य है। दो ये सत्य नहीं है लेकिन उसका सत्य है। तो जब ऐसा उस इंसान को महसूस होने लगता है तो फिर उसकी जीने की इच्छा ख़त्म होती है और फिर उसको लगता है कि ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। और जब ऐसा उसको महसूस होने लगता है तो फिर वो या तो मौत की कामना करने लगता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि पैसिवली वो सोचने लगता है कि कहीं से मौत आ जाए, और या तो फिर वो एक्टिवली मौत चाहने लगता है, उसको मौत को खोजने लगता है या मौत की कोशिश करने लगता है। फिर वो सुसाइड की प्लानिंग करता है या सुसाइड का कदम उठाने की, जिसको बोलते हैं, सुसाइड ट्राई करता है, प्लान करता है, कई बार सुसाइड कर भी लेता है। सर, आपने जो बात बताई कि ये भावना आना, आई थिंक कई बार सबके मन में एक आध बार ये विचार तो आए, अरे यार इससे अच्छा तो मर जाते। जी, राइट। एक विचार, फिर वो फीलिंग थोड़े समय तक स्टेबल होना और फाइनली कोई व्यक्ति वो कदम उठा ले। तो इस विचार से इस कदम उठाने तक के बीच का कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है? क्या ये एक दिन में भी कर सकता है व्यक्ति, या कोई टाइम फ्रेम है ताकि जब हम उसको प्रिवेंट करने जाएं तो हमको एक आइडिया रहे कि यार इस टाइम फ्रेम के बीच में ही प्रिवेंशन हो सकता है? जी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है या नहीं होता है? देखिए, हर इंसान जो रहता है जिसकी मानसिक अवस्था इस तरीके से जाती है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम ही होता है कि ये इंसान जो है ये 10 दिन में ही जाके सुसाइड करेगा या 15 दिन में जाके सुसाइड करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। पेशेंट टू पेशेंट या ये कह लीजिए कि उस इंसान के हिसाब से स्पेसिफिक अलग अलग रहता है। वो ये चीज़ जज करने की होती है, उस इंसान की मानसिक अवस्था को जज करना पड़ता है। उस हिसाब से आप
प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की मानसिक अवस्था उसको कहाँ तक और कितनी जल्दी उस कदम तक लेके जाएगी। जो इंसान डिप्रेस्ड होता है या जो इंसान परेशान होता है, जिसकी मानसिक अवस्था परेशानी में रहती है, अगर डिप्रेशन की वजह से नहीं भी है, तो भी अगर कोई कह लीजिए कि कोई एकदम से आई हुई, कोई अचानक से आई हुई कोई परेशानी रहती, कई बार उसकी वजह से भी इंसान जो है इस तरह के आत्मघाती कदम उठाता है। कई बार सुसाइडल अटैम्प्ट्स जो रहते हैं या सुसाइड के जो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार वो इम्पल्सिव भी होते हैं। जैसे कोई इंसान ठीक ठाक है, अच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी बात हुई, कोई ऐसी घटना हुई जिसने कि उसके ऊपर बहुत ही एक नकारात्मक असर डाला और उसने उसके रिस्पॉन्स में एक नीजर्क रिएक्शन के रूप में आत्मघाती कदम उठा लिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस प्रकार के सुसाइड को हम इम्पल्सिव एक्ट्स बोलते हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि व्यक्ति पूरी तरह ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, उसको बहुत बड़ा कोई लॉस लग गया बिजनेस में, राइट? या कोई बच्चा है जो बहुत मेजर एग्जाम की तैयारी कर रहा है और फेल हो गया, तो ये इम्पल्सिव एक्ट की कैटेगरी। कई बार ये इम्पल्सिव एक्ट्स रहते हैं, है ना? तो इनमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। और कई बार जो है इंसान जो है वो काफ़ी समय से डिप्रेस्ड है, पेशेंट जो है पिछले 4-6 महीने से जो है वो डिप्रेशन की अवस्था में है, धीरे धीरे उसका डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन गहरा होता जा रहा है, हमें सारे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं कि पेशेंट और गहरे डिप्रेशन में जाता जा रहा है। पेशेंट जो है एक्सप्रेस भी कर रहा है ना, हमें भी दिखाई दे रहा है, और फिर धीरे धीरे करके पेशेंट जो है उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं जो कि उस इंसान को सुसाइड की तरफ लेके जाती हैं। इसमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उस इंसान का खुद का जो एक मेंटल मेकअप जो रहता है ना, वो किस प्रकार का है, एक उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, एक उसका सोशल सपोर्ट किस प्रकार का है। ये सारी चीज़ें जो एक समझ लीजिए कि वो जो उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो उसकी ज़मीन कैसी है, वो किस ज़मीन पे खड़ा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अवस्थाएं जो हैं उसको वो सारी अवस्थाएं जो हैं वो भी इस बात को डिटरमाइन करती हैं कि वो इंसान ये कदम उठाएगा कि नहीं उठाएगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा जो है वो किसी मेजर एग्ज़ाम के लिए, कोटा का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हम एक हफ्ते में एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं और एक हफ्ते में हम सुसाइड के इतने सारे केसेस सुन लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे फेल नहीं होते, वहाँ हो सकता है हज़ारों बच्चे जो हैं वहाँ फेल हुए हैं, लेकिन ऐसा आत्मघाती कदम शायद कुछ 8-10 बच्चे उठाते हैं। तो वो 8-10 बच्चों के माँ बाप से हम बात करेंगे तो शायद वो बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ठीक था अभी तक। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। तो अगर हम उस बच्चे के बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो बच्चों में की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ऐसी बात थी कि उन बच्चों में फेलियर को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक घबराहट थी, डर थी। उनको अपने सोशल बैकग्राउंड जो है उनको कहीं ऐसा लगता था कि ये सोशल बैकग्राउंड हमारे फेलियर में हमको रिजेक्ट कर देगा, हमारा फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उनको अपने सोशल बैकग्राउंड के सपोर्ट के ऊपर जो है इतना भरोसा नहीं था, तो वो अपने फेलियर को लेके, जिसको बोलते हैं मुंह दिखाने की, उनमें हिम्मत नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो है जो उनमें एक फेलियर को लेके जो होपलेसनेस उनके अंदर जो जगा देते हैं, उनको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। देखिए अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट फीलिंग ऑफ होपलेसनेस जो उस समय आती है। लगता है कि अब आगे जीवन में कुछ नहीं बचा, ये एक इवेंट ने मेरे जीवन में ऐसा अंधकार ले आया है कि अब इसके बाद आगे कुछ बचा ही नहीं है, अब जीवन में कुछ जीने लायक कुछ नहीं बचा, तो इससे बेहतर मैं मर जाऊं। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तो आदमी ऐसा कदम उठा लेता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए, और उस व्यक्ति के बैकग्राउंड का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर आपने बैकग्राउंड और इंडिकेटर्स की बात करी, करेक्ट? तो एक व्यक्ति जो खुद उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, क्या वो खुद अपने इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर सकता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि वो खुद मानसिक अवस्था में परेशान है, किसी डिप्रेशन में है, तो शायद वो उतना उन इंडिकेटर्स को नहीं समझ पाए, बट उसके फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, समाज के अगर लोगों में बात करूं जिनके साथ वो उठ रहा बैठ रहा है, वो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स आप बता पाएं कि हाँ ये अगर मुझे देखने में आए, सामने आए,
तो हम एक करेक्टिव मेजर ले सके उसके कदम उठाने से पहले। तो एक आम आदमी इन इंडिकेटर्स को कैसे समझे? देखिए, जो भी इंसान सुसाइड करता है, ये मान के चलिए कि वो इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी से तो कम्युनिकेट करता है कि मेरे जीने की इच्छा नहीं है, बराबर। मैं मर जाना चाहता हूँ, इससे बेहतर तो मौत भली है। वो इंसान कभी ना कभी मौत के बारे में किसी ना किसी से बात तो करता है, ऐसा बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल, देखा गया है। 100%। तो जो भी उसके साथ वाले हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, कि अगर आपका दोस्त, आपका बच्चा, अगर पिछले कुछ समय से उसकी मानसिक हालत आपको ठीक नहीं लग रही है, वो अगर आपको पहले के मुकाबले उतना हंसमुख नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे समय टेंशन में रहता है, अनावश्यक रूप से टेंशन ले रहा है, किसी भी चीज़ को लेके अगर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड रहता है, किसी भी छोटे से फेलियर को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसके मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं, इरिटेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, फेलियर्स को बहुत बैडली लेता है, उसको उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसमें जो है, अगर ऐसा लगता है उसको हमेशा कि उसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये एक फेलियर अगर हो जाएगा तो उसके लाइफ में कुछ बचेगा नहीं, इस प्रकार से वो किसी भी चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे के बैठा हुआ है। तो आपको जो है उससे बात करने की ज़रूरत है, उससे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर जीवन में उसने कभी भी आपसे इस प्रकार की बात करी है कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो फिर मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, अब मैं जो है बस इस अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा, इस तरीके की बात अगर उसने कभी बोली है, कम्युनिकेट करी है, तो इस बात को तवज्जो दीजिए, वैल्यू दीजिए। क्या होता है कि लोग जनरली कोई इंसान ऐसी बात करता है तो उसको अपने समाज में टेंडेंसी है कि उसको हल्के से लेते हैं, अरे यार फालतू की बात है, ऐसा मत बोलो, है ना, ये कोई बात होती है ना, ये तो सब जिसको बोलते हैं ना कि ये कमज़ोरी की निशानी है, आदमी कोई ऐसा सोचता है क्या, है ना। तो इस तरह की बात बोल के जनरली इस तरह की अगर किसी उस इंसान ने कम्युनिकेट किया भी है तो उसको हल्के में ले लेते हैं या उसको नकार देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उस व्यक्ति को समय पर सहायता नहीं मिल पाती है, समय पर उसको आप उसकी इस मानसिक अवस्था को पकड़ नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से वो इंसान जो है फिर कुछ ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेता है। और ये भी बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो इंसान ऐसा बोल रहा है, हो सकता है ये उसकी तरफ से आपसे सहायता मांगने का एक तरीका हो, वो अपनी मानसिक अवस्था को आपसे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाह रहा हो कि मैं तकलीफ में हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है ये। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल वो भी दे रहा है कि देखो मैं तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं इसकी वजह से जो है ना मेरी जीने की इच्छा नहीं है, इतनी तकलीफ में हूँ मैं, ठीक है। तो कई बार क्या है, हम उसको नकार देते हैं, कई बार माँ बाप अपने बच्चे की उसको नकार देते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी कोई आपका बच्चा, आपका पार्टनर, आपका दोस्त कभी इस तरह की बात अगर बोले कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है, इससे बेहतर तो मैं मर जाऊँ, ये जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं रह गया है, तो आप उसकी बात को उसको बिठाएं, उससे बात करें, उसको बोलें कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए हूँ, ठीक है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे से कम्युनिकेट करो, मुझे बताओ, फिर हम देखते हैं कि हम तुम्हारी कैसी सहायता कर सकते हैं, तुमको इस अवस्था से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सर, आपने इंडिकेटर्स बहुत सिंपल तरीके से समझाए, पर जैसा मेरा मानना है कि इन केसेस में बहुत ब्लैक एंड वाइट में हमको इंडिकेटर्स नहीं मिल सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डराने के लिए, कई बार बच्चों में, जनरली टीनेजर्स में टेंडेंसी देखी है डराने के लिए, अडल्ट्स में भी देखा गया है, सब कुछ ठीक है, डराने के लिए अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, और सामने वाला जो उसका पार्टनर है या फैमिली मेम्बर्स ने काउंटर किया, उस चीज़ को नहीं माना और लोगों ने वैसे एक्शन ले लिए, तो क्या ये भी पॉसिबल है? कैसे डिफरेंशिएट करूं कि मुझे कोई व्यक्ति सिर्फ डराने के लिए यूज कर रहा है इस चीज को, या वो एक्चुअल में करना चाहता है? देखिए, कई ऐसी पर्सनालिटीज़, जैसे हमने बोला ना, कई पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसी रहती हैं इंसान में, जैसे जिसको हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वगैरह जो बोलते हैं, उनमें उनकी खासियत ये रहती है कि वो इस तरह की सुसाइडल थ्रेट्स का यूज़ करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। और
ऐसे लोग जो रहते हैं या ऐसी पर्सनालिटी वाले जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जब उनकी बात आप नहीं माने, जैसे कि माँ बाप से कोई बात मनवानी है, किसी को हाई एंड मोबाइल चाहिए या किसी का मोबाइल माँ बाप ने छीन लिया, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना हाथ काट लूँगी, है ना, या मैं फांसी पे चढ़ जाऊँगा अगर आपने मेरा मोबाइल नहीं दिया, ठीक है, या किसी चीज़ के लिए रोका। एंड दे एक्चुअली वो अपना हाथ के ऊपर जो है वो कट्स मारते हैं। टीनेज में देखा जाए रिलेशनशिप में, अगर तुम मेरे प्यार को नहीं मानोगे, मेरे प्रपोजल को नहीं मानोगे, तो मैं सुसाइड कर लूँगा या एक्चुअली ऐसा करते हैं। देखिए हाँ, ये कई बार ऐसा होता है, खासकर कि कई प्रकार की पर्सनालिटीज़ रहती हैं, जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले हो गए। इस प्रकार के लोग जो रहते हैं ना, कई बार इस प्रकार का काम करते हैं कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए जो है वो कॉमनली सुसाइड का थ्रेट देते हैं। जैसे बच्चे हो गए, अगर उनको कोई हाई एंड मोबाइल चाहिए, या उनके मोबाइल के लिए जो है माँ बाप रोक देते हैं कि आपको तुम बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, मोबाइल तुम्हारा रोक लेंगे या नहीं देंगे, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए जो है थ्रेट देते हैं कि आपने मेरा मोबाइल नहीं दिया तो मैं अपना हाथ काट लूँगा या मैं फांसी पे चढ़ जाऊँगा, और इस प्रकार की चीज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनमें वो अपने आप को सही में चाकू लेके या ब्लेड लेके वो अपने हाथ पे कट मारते हैं और उनके माँ बाप डर जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जो है, जब आप उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसको देख के एक डॉक्टर पहचान लेता है कि वो इंटेंशन कट्स हैं, मतलब कि वो डराने के लिए किए गए, वो एक्चुअली में अपने आप को हार्म करने के लिए नहीं किए गए, क्योंकि जो अपने आप को हार्म करने के लिए करता है उसके कट्स अलग तरीके के होते हैं। लेकिन क्या एक बड़ी फाइन लाइन है, बड़ी एक थोड़ी सी डिफरेंशिएटिंग लाइन है, जो कि इस प्रकार के अटेम्प्ट्स को एक्चुअल अटेम्प्ट में बदल देती है और एक्चुअली नुकसान पहुंचा सकते हैं इंसान को। क्योंकि एक गलत जगह अगर कट मार दिया, आर्टरी कट गई, तो उस इंसान को की मौत होने में कुछ सेकंड का समय लगेगा, इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी। या अगर कह लीजिए कि उसने सुसाइड के लिए कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, उसने कोई कह लीजिए कोई कीटनाशक पी लिया जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस था, या उसने जो है कोई चूहा मार दवाई का इस्तेमाल कर लिया, तो उसको जब तक घर वाले समझेंगे कि इसको क्या हुआ और उसको मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाएंगे, तब तक तो उसकी मौत हो जाएगी। तो कई बार इस प्रकार की डराने वाली की गई चीज़ें जो रहती हैं वो एक्चुअली में जो है वो एक सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ऐसा होता है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि हर प्रकार के सुसाइडल थ्रेट को आप यही मान के चलिए कि ये एक एक्चुअल सुसाइडल थ्रेट हो सकता है, ठीक है। आप इट इज बेटर टू अर्न ऑन द साइड ऑफ कॉशन, ट्रू, ठीक है ना। सो ये मान के चलिए कि ये एक गलत कदम इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ये गलत कदम में कन्वर्ट नहीं होता, एक बार पेशेंट सेफ है, उसके बाद अगर हम जज करते हैं कि ये उसकी पर्सनालिटी है, वो इस सुसाइडल थ्रेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, अगर उसकी पर्सनालिटी ऐसी है तो हम उसकी पर्सनालिटी पे वर्क करेंगे, उसको सेफ हो जाने दीजिए। लेकिन जिस समय वो अटेम्प्ट की धमकी दे रहा है या अटेम्प्ट की कोशिश कर रहा है, उस समय तो हम यही मान के चलेंगे कि ये अटेम्प्ट कंप्लीट हो सकता है और उस इंसान की जान जा सकती है। उस समय तो हमें ध्यान रखना है, उस समय हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। ये मत बोलिए जा कर ले, करके दिखा, तो ये वाला काम जो है ना, ये कई बार नुकसान कर सकता है। उस समय तो हमें उसको सेव करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेफ होने के बाद फिर हम इस बात को जज कर लें, फिर हम एक प्रोफेशनल के साथ बैठ लें, फिर हम उसकी पर्सनालिटी पे वर्क कर लें, वो एक बात की बात है। सर, अब हम उस तरफ चलते हैं कि कैसे इन चीज़ों को रोका जा सके। एंड आई थिंक जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है उस पर हम बाद में आएंगे कि वो कैसे सेल्फ हेल्प सीख कर सकता है, बट जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या जहाँ वो कलीग्स हैं, जो भी लोग हैं, आपने इंडिकेटर्स बताए, आपने एक चीज़ बताया कि हाँ सुनो उसको, बट वो सुनने के अलावा और बहुत कुछ तो कर नहीं सकते हैं। क्या करना है ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, बट क्या नहीं करना है वो चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं। या तो हम उस व्यक्ति को मोटिवेट करने लगते हैं, या हम सिंपैथी देने लगते हैं, अरे नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और दोनों ही चीज़ें उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। जी बिल्कुल। एज अ कॉमन मैन, कि मैं अगर एक इंसान हूँ, मेरे आसपास कोई ऐसी घटना घट रही है, मैं देख रहा हूँ कोई मेरे आसपास है, तो लाइन ऑफ हेल्प क्या होना चाहिए कि 1 2 3 4 कुछ 5-6 पॉइंट्स आप ऐसे बता पाएं कि यार इस लाइन ऑफ हेल्प से चलेंगे तो हम व्यक्ति को वो सुसाइड जैसा कदम उठाने से रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे मैंने बोला ना, कि कोई भी आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति या आपकी पहचान का व्यक्ति है जो कि
जिसके व्यवहार में आपको इस प्रकार का बदलाव दिखाई दे रहा है कि वो इंसान अगर ऐसी भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि उसको अपनी ज़िंदगी अब उतनी रोचक नहीं लग रही है या जीने लायक नहीं लग रही है, इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त कर रहा है, तो उन भावनाओं की ओर ध्यान दीजिए, उन भावनाओं को वेटेज दीजिए और इस बात को लेके चौकन्ने रहिए कि ये इंसान आगे कभी भी कुछ कर सकता है। अगर कोई इंसान आपसे ये कभी व्यक्त करता है कि यार मेरा जीने की इच्छा नहीं हो रही है आजकल, या मैं मरना चाहता हूँ, तो इस बात का तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। और इस बात को अगर वो व्यक्त करता है तो आप उसको पूरे समय सपोर्ट देने की का प्रयास करिए और हो सके तो प्रोफेशनल हेल्प तुरंत सीख करिए अगर इस प्रकार की बात हुई है। प्रोफेशनल हेल्प से मेरा मतलब है उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना, या इवन आजकल तो सोसाइटल हेल्पलाइंस वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो इस प्रकार की हेल्पलाइंस से उसकी बात कराना ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी मनोस्थिति जो है उसको समझा जा सके और उसको समय पर हेल्प दी जा सके। ये करना बहुत ज़रूरी है। सिंपैथाइज करना, डाउन प्ले करना चीज़ों को, ये बोलना, इस तरह की बातें बोलना कि अरे यार ये सब फालतू की बात है, ये सब कोई सोचने वाली बात थोड़ी है, और सुसाइड तो कमज़ोर लोग किया करते हैं, और इस प्रकार की चीज़ें बोलना जो है एक तरीके से उस इंसान की मानसिक अवस्था को नेग्लेक्ट करने जैसा है। मैंने जैसे पहले भी बोला कि हो सकता है वो इंसान अपनी तकलीफ, अपने दर्द, अपनी मानसिक अवस्था के दर्द को डायरेक्टली ना व्यक्त करके इनडायरेक्टली इस तरीके से आपके सामने व्यक्त कर रहा है, और ये एक इनडायरेक्ट तरीका है आपसे हेल्प मांगने का। अगर आपने उस समय हेल्प नहीं किया, इस तरह की बातें उनसे बोली, तो आप उनको एक तरीके से हेल्प देने से मना कर रहे हैं, आप उनको एक तरह से पुश बैक कर रहे हैं। वो इंसान ये सोचता है कि नहीं, यहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो कोई फायदा नहीं है इनसे हेल्प मांगने का, तो इनके सामने आप कुछ मत बोलो। तो अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखो, इनके सामने व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं, ये मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो वो जो उनकी जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा पनपेंगी और ज़्यादा तकलीफ देंगी, और उनको अपने उनकी जो दुख है, उनका तकलीफ है वो और बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली एक दिन वो सुसाइड की तरफ ड्रिवन हो जाएंगे, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आपको उनके साथ बैठना है, आपको उनके साथ बात करना है, उनको सहारा देना, सपोर्ट देना है। देखिए, उनको सिंपैथी नहीं देना है, जिसको हमने बोला नहीं, उनको एम्पैथी देना है। एम्पैथी और सिंपैथी अलग अलग चीज़ है। एम्पैथाइज करिए, सिंपैथाइज मत करिए, ठीक है। जब आप किसी के साथ सिंपैथाइज करते हैं मतलब कि आप उनको बेचारा फील कराते हैं, आप उनको बेचारा मत फील कराइए। आप एम्पैथाइज करिए, उनके साथ बोलिए कि हाँ, मैं तुम्हारे मानसिक अवस्था को समझना चाहता हूँ। हम आपकी मानसिक अवस्था, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो जो कि इस तरीके से फील करते हो, और भी लोग हैं जो इस तरीके से फील करते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि तुम तकलीफ में हो, मुझे अपनी तकलीफ बताओ, ठीक है। हम देखते हैं कि तुम्हारे को इस तकलीफ से कैसे बाहर निकाला जा सके, और मैं पूरे समय तुम्हारा साथ दूंगा इस अवस्था से निकलने के लिए। ये कम्युनिकेट करना उनके साथ बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कभी लगता है कि वो इंसान सुसाइड कर सकता है या करने की अवस्था में है, तो डायरेक्टली पूछिए, डायरेक्टली उस इंसान से पूछिए कि क्या तुमको अभी ऐसा या किसी भी समय ऐसा लग रहा है कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कभी तुमने ऐसा सोचा है, या कभी तुमने प्लान किया है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ या मैं आत्महत्या कर लूँ। इस बात से डरिए मत कि आपका ऐसा बोलने से वो आदमी के दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा आत्महत्या करने का। ओके। एक कॉमन भ्रांति है लोगों में कि हम आत्महत्या के बारे में बात कर लेंगे इस इंसान से तो आदमी नहीं भी सोच रहा होगा तो शायद आत्महत्या करने का सोचने लगेगा। इसलिए शायद बात नहीं करते हैं लोग, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है ये, जबकि आत्महत्या, अगर कोई इंसान आत्महत्या के बारे में सोच रहा है और आप उनसे बात करेंगे, तो एक तो आप जिसको बोलते हैं ना, सब्जेक्ट की आइस ब्रेक करते हैं, और जब आप आइस ब्रेक करते हैं तो वो इंसान की जिसकी भावनाएं हैं, अंदर दबी हुई भावनाएं हैं, वो बाहर आती हैं, और उनको एक आउटलेट मिलता है उस चीज़ के बारे में। आत्महत्या के बारे में बात करने से एक्चुअली आत्महत्या को प्रिवेंट करने में सहायता मिलती है। आप आत्महत्या के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं उनको, आप उनकी शायद होने वाली आत्महत्या को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी क्षण आपको अगर लगे कि बेटा क्या तुम्हारी इच्छा हो रही है कि तुम मर जाओ, क्या तुमने कोई प्लानिंग करके रखी है मरने की, अगर ऐसा है तो हमें बताओ। तो वो इंसान ने अगर कुछ ऐसा करके रखा है
तो वो इंसान जो है एक्चुअली में आप उसकी उस होने वाली आत्महत्या को रोकेंगे, आप उसको प्रिवेंट करेंगे। इसलिए प्लीज़ ऐसा कभी भी लगे तो इस इंसान से खुल के बात करिए, डरिए मत बात करने में। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बताया, एक चीज़ मान के चलिए कि आत्महत्या को केवल रोका जा सकता है, राइट। और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एज अ सपोर्ट सिस्टम किसी व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए, दोस्त का, फैमिली मेम्बर्स का, कलीग्स का। और बॉटम लाइन ये है कि आपको जब भी लगे प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, नहीं तो आपके जो क्लोजेस्ट डॉक्टर हैं आप उनके पास जाइए। खुद हैंडल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, राइट सर। बाजू वाले जो मेरे आसपास के लोग हैं वो तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा आपने बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, एंड कैन हेल्प द पर्सन टू सीक हेल्प। क्या जो व्यक्ति खुद सफ़र कर रहा है वो ऐसी अवस्था में रहता है कि वो सेल्फ हेल्प सीख कर सके? इनडायरेक्ट सिग्नल वो दे रहा है, कई बार इनडायरेक्ट सिग्नल नहीं लोग ले पा रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि व्यक्ति खुद आ गया है करने? ऐसे केसेस आते हैं क्या सर? जी बिल्कुल होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं, और इसीलिए ही सुसाइडल हेल्पलाइंस जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और ख़ासकर ऐसी अवस्थाओं में, ऐसे समय में जबकि इंसान के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम हो गया, वैसे केसेस में बच्चों के लिए जो है वो एक बहुत स्ट्रेस का समय होता है। तो ऐसे समय में जो है कई बार बच्चे जो है वो, जब उनको ऐसी भावनाएं आती हैं तो उस समय उनको हेल्प सीख करनी चाहिए। और कई बार जब इंसान डिप्रेशन में रहता है या और इस प्रकार की मानसिक बीमारियों में भी रहता है या मानसिक अवस्थाओं में रहता है, और उसको इस प्रकार के इम्पल्स आते हैं, सुसाइडल इम्पल्स आते हैं, या उस समय उस इम्पल्स को हैंडल करने के लिए अगर उसके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम तुरंत अवेलेबल नहीं है तो भी उसको इन सुसाइडल हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हेल्प सीकिंग बिहेवियर उस इंसान को खुद को करने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर वो हेल्प सीकिंग टाइम पे करता है, ठीक है, कई बार समय पर इंटरवेंशन मिल जाने से वो एक जो समय है, वो एक क्षण जो है वो अगर निकल जाता है तो उसके बाद जो है उस इंसान का कह लीजिए कि वो क्षण जो है वो निकालना जान बचाने के लायक के जैसा होता है। और कई बार वो क्षण जैसा निकल जाता है तो उसके बाद फिर उस इंसान की जो मनोस्थिति है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और फिर वो आत्महत्या का विचार जो है वो छोड़ देता है। तो वो लाइफ सेविंग होता है। तो समय पर किया हुआ इंटरवेंशन, चाहे कोई दूसरा करे, चाहे वो इंसान स्वयं से अपनी तरफ से हेल्प सीख करे, वो लाइफ सेविंग होता है। और इसीलिए जो है उस इंसान को खुद को भी अपनी इस बीमारी को लेके, अपनी इस अवस्था को लेके अवेयर रहना चाहिए कि अगर मेरे को इस प्रकार की इम्पल्सेस आ रही हैं तो मेरे को इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन, अपने इमोशंस के बारे में कम्युनिकेट करना। तो आप जब अपनी इस तरह की भावनाओं के बारे में किसी दूसरे से बात करेंगे, किसी दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे, और किसी ऐसे इंसान के सामने जो कि आपकी बात को सुन सके और समझ सके, तो ये चीज़ जो है आपके खुद के लिए लाइफ सेविंग होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। राइट। सो अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा ये वीडियो शायद वो लोग भी देखेंगे जो शायद इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। मेरे हिसाब से आस्किंग फॉर हेल्प को हमने बहुत अंडररेटेड रखा है, अंडरप्लेड रखा है कि कमज़ोरी की निशानी है। आस्किंग फॉर हेल्प कमज़ोरी की निशानी नहीं है, आस्किंग फॉर हेल्प इंटेलिजेंस की निशानी है। तो प्लीज़ सीक हेल्प और इस चीज़ को प्रिवेंट करिए। एंड सर अब आगे चलते हैं। तो हेल्प सीक किया, व्यक्ति साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट तक पहुंच भी गया, अब एक नई लड़ाई चालू होती है यहाँ से, जो है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो लोगों को बड़ा मिथ है कि दवाई कैसे खाएं, दवाई खाने से मेरा ये इम्पल्स कैसे ठीक हो जाएगा। तो आपके हिसाब से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या, मतलब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लोग क्या होता है
और कितना समय लेता है वो ट्रीटमेंट? देखिए, मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस बात पे निर्भर करता है कि सुसाइडैलिटी आप में जिसको हम बोलते हैं, सुसाइडैलिटी अल्टीमेटली एक लक्षण है, एक सिम्टम है। और सुसाइडैलिटी अगर किसी इंसान में है तो वो अल्टीमेटली किस वजह से है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो बेसिक इलनेस या बेसिक डिसऑर्डर जो है वो क्या है। हो सकता है उसके पीछे एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं वो है। हो सकता है उसके पीछे एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बोला बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हो सकता है उसके पीछे और कोई गंभीर मानसिक रोग जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। तो उसकी सुसाइडैलिटी के पीछे क्या डिसऑर्डर है वो निर्धारित करेगा कि उसका इलाज आगे कैसे प्रोग्रेस करता है और कितने समय तक प्रोग्रेस करता है और किस तरीके का इलाज उसको दिया जाता है। तो जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए तो हो सकता है उनमें जो दवाइयों का रोल बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो उनमें जो मैक्सिमम रोल रहता है वो काउंसलिंग्स का होता है, थेरेपीज़ का होता है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। दवाइयाँ बहुत ही शॉर्ट टर्म रोल प्ले करती हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, खासकर सिर्फ उस समय जिसको हम बोलते हैं डिकम्पनसेशन होता है, साइकोटिक डिकम्पनसेशंस होते हैं, उस समय बस हम शॉर्ट टर्म के लिए दवाइयाँ देते हैं। अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन वगैरह हैं, तो उसमें एक कोर्स चलता है दवाइयों का, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका डिप्रेशन किस प्रकार का है, कितने समय से है, कितना लंबा है, कितना गहरा है, उस हिसाब से उनकी और भी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे शारीरिक फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री को ध्यान में रखा जाता है, पास्ट हिस्ट्री को ध्यान में रखा जाता है, मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखा जाता है। इन सब को ध्यान में रख के उनके डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का एक कोर्स रहता है, वो उनको लेना है। वो कोर्स दवाइयों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दवाइयों के साथ साथ में डिप्रेशन में भी साइकोथेरेपी का उतना ही रोल है जितना कि दवाइयों का है। ना सिर्फ उस डिप्रेशन के एपिसोड को प्रिवेंट करने में या उसको इम्प्रूव कराने में, बल्कि एक फर्दर डिप्रेसिव एपिसोड को प्रिवेंट करने में। दोनों ही चीज़ों में साइकोथेरेपी का भी उतना ही रोल है जितना कि दवाइयों का। बाकी जो जैसे गंभीर मानसिक रोग हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह हो गए, इन सब में जो है उनमें दवाइयों का रोल काफ़ी हद तक मैक्सिमम दवाइयों का रोल रहता है। उनमें जब पेशेंट एक बार इस मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जिसको कि हम नियर नॉर्मल जैसा बोलते हैं, तो वहाँ पे साइकोथेरेपीज़ का रोल आता है। साइकोथेरेपी का रोल शायद इस तरह के साइकोटिक इलनेसेस में एक लिमिटेड रोल है, बट मैक्सिमम दवाइयों का रोल है। उनमें हो सकता है दवाइयों का रोल थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक भी चलता है, बट बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, बहुत अच्छे से प्रिवेंट करती हैं, पेशेंट को बहुत अच्छे से नॉर्मल रखती हैं। सो अलग अलग डिसऑर्डर्स जो कि सुसाइडैलिटी को क्रिएट कर रही हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग होता है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट प्लान उस सुसाइड के पीछे का क्या कारण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, करेक्ट। एंड सर, अब हम आते हैं, हमने इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के बारे में तो बात किया, एक बहुत बड़ा रीज़न हमने ये भी देखा है कि सामाजिक प्रेशर, जी, इसके कारण भी बहुत सारे लोग फैसले नहीं ले पाते हैं और जो अल्टीमेटली फिर वो मानसिक बीमारियों में कन्वर्ट होते हैं और इट लीड्स टू द एक्ट ऑफ सुसाइड। एज अ समाज अगर हम देखना चाहें तो क्या एक छोटी छोटी बातों का समाज ध्यान रखे जिससे हम इन केसेस को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, समाज को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर इंसान जो है एक इंडिविजुअल होता है। हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग उसकी खुद का व्यक्तित्व है, उसकी खुद की खूबियां हैं और खुद के अपने लिमिटेशंस हैं। बहुत ज़रूरी आप है। हर किसी को एक ही पैमाने से तोलेंगे। जैसे एक बड़ी फेमस सेइंग है ना कि आप यानी इफ़ यू जज एन एबिलिटी ऑफ अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, है ना, सो देन इट विल ऑलवेज फील लाइक अ फेलियर। सो आप सही इंसान को उसकी खुद की एबिलिटीज़ के हिसाब से जज करिए ना। आप एक ही पैमाने से आप जज करेंगे तो दिक्कत होती है। सो ये चीज़ समाज को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। आजकल के समय में जो प्रेशर्स हैं, अब आप चाहें तो आप बचपन से आप देख लीजिए, आप बच्चों को में देख लीजिए, आप जो कॉम्पिटिशन्स बच्चे फेस कर रहे हैं आप देख लीजिए। हर किसी को अपने बच्चों को जो है वो आईआईटी में भेजना है, मेडिकल कॉलेजेस में भेजना है। हर किसी को द बेस्ट एजुकेशन देना है तो उनको कोटा भेजना है, और हर किसी को वहाँ पे शायद उनको स्टार बैचेस में अपने बच्चों को रखना है। सो जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है उसके बारे में शायद ही कोई इतना ध्यान दे रहा है, ठीक है ना। और हर माँ बाप को नेचुरली, हर माँ बाप को अपने बच्चे जो हैं सबसे अच्छे लगते हैं, और लगने भी चाहिए, उनके बच्चे होते भी सबसे अच्छे हैं। लेकिन उन बच्चों का जो वहाँ पे जो मेंटल प्रेशर आता है उनके ऊपर,
वो जो है उसको इमेजिन करिए कि वो बच्चे किस मेंटल प्रेशर में रहते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए जो जो ये प्रेशर कहाँ से क्रिएट किया गया। ये जो सामाजिक नॉर्म्स हैं जो उन बच्चों के लिए हैं, वो सामाजिक नॉर्म्स ही तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वो सामाजिक नॉर्म्स ना सिर्फ उन बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उनके माँ बाप के ऊपर भी तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उनके माँ बाप के ऊपर भी तो प्रेशर है कि तुम्हारे बच्चे को आईआईटी में जाना चाहिए, और वो प्रेशर उन बच्चों के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है कि तुम परफॉर्म करके दो, है ना। क्योंकि पड़ोस का बच्चा जो है आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, क्योंकि फलाना रिश्तेदार का बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, तो तुमको भी होना है। सो ये जो नॉर्म्स हैं ये समाज ने क्रिएट किए हैं। सो यहाँ से आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जॉब में देख लीजिए, जॉब में देख लीजिए फलाना शर्मा जी का लड़का जो है वो यूएस चला गया, जॉब कर रहा है वो, है ना, उसकी जो है गूगल में नौकरी लग गई, और तुम्हारी जो है तुम भी तो इंजीनियर हो, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। तो यहाँ से ये प्रेशर्स जो है फिर दूसरे आप रिलेशनशिप में भी देखते हैं। बहुत सारी टॉक्सिक मैरिजेस इसलिए चल रही हैं कि समाज अलग इसलिए नहीं हो रहा है कि समाज क्या बोलेगा। समाज क्या बोलेगा। आप रिलेशनशिप्स में देख लीजिए, रिलेशनशिप्स के बाद आप अरिहड़ उम्र में आ जाइए, वहां देख लीजिए, आप हर लेवल में चले जाइए, आपको सामाजिक प्रेशर जो हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे, जहां की इंडिविजुअल लेवल पे उस इंसान के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे एक्सेप्टेंस नहीं है। ट्रू। जो जजमेंट है वो सामाजिक नॉर्म्स के हिसाब से इतना ज्यादा है कि वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि इंसान जो है, अच्छा खासा इंसान अपने आप को फेलियर ही महसूस करता है। करेक्ट। आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाएं, कहीं ना कहीं आपको यही महसूस होता, नहीं यार मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है। सर, आई हैव सीन केसेस वो रियली दे हैव अचीव्ड बिग इन लाइफ, बट इन नॉर्म्स में देखा तो वो हमेशा सेल्फ डाउट पे रहते हैं। जी बिल्कुल। तो जब ये आप फील करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप डाउन द लाइन आप ये फील करते हैं कि यार मैंने जीवन में कुछ किया नहीं है, जब आप में कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट्स नहीं रहता, हैप्पीनेस नहीं रहती आप में कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं है, सो नेचुरली कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की के उद्देश्य को, अपने जीवन को ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि इस जीवन का मतलब क्या निकला है। और जब इस जीवन का मतलब ही नहीं निकला है तो फिर ये जीवन व्यर्थ है मेरे लिए। तो जब वो व्यर्थ वाली फीलिंग आने लगती है ना, तो फिर आदमी जो है फिर होपलेसनेस की स्थिति में जाता है कि जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे का क्या मतलब है। तो धीरे धीरे आप उस साइकिल को समझिए जो क्रिएट होता है। और ये साइकिल कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो सामाजिक नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स इतने स्ट्रिंजेंट हो गए हैं आजकल, कई मायनों में इतने रिजिड हो गए हैं। हर आदमी उन्हीं नॉर्म्स में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो नहीं भी कर रहा है तो उसको दूसरे फिट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भाई तुम इसी नॉर्म्स में नहीं हो तो तुम फेलियर हो। तो जो एक फीलिंग भरी जाती है दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा जो मैंने आपसे शुरू में बोली थी ना, कि तो कभी कभी हर किसी को फील होता है ना। एक टर्म यूज होती है पैसिव सुसाइडल इंटेंट, है ना। आप यानी एक रिसर्च की गई थी, उसमें यह पाया गया था कि इस तरह की फीलिंग हर किसी को होती है। आदमी गाड़ी चला रहा और सोचता है यार कहीं कुछ हो जाए, आज कोई दूसरी गाड़ी मेरे को टक्कर मार दे, मैं मर जाऊँ, है ना, आज रात में मैं सोऊं तो कल उठूंगी। तो इस तरह की फीलिंग्स बहुत कॉमन है, बहुत लोगों में आती हैं। सो इसको हम बोलते हैं पैसिव सुसाइडल इंटेंट, यानी आदमी खुद तो कुछ नहीं करना चाहता मरने के लिए, खुद तो अपने जीवन में, यानी जिसको बोलते हैं ना, अपने जीवन को घसीट रहा है, लेकिन सोचता भी है यार कि कल को मर जाऊं तो अच्छा है। तो इस तरह की फीलिंग्स जो है ना, ये इंसान में बहुत कॉमन है, जनरल पब्लिक में बहुत कॉमन है। बहुत जल्दी हेल्प सीकिंग के लिए आ सकते हैं अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो। हाँ, यानी ये इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि जीवन तो ऐसे ही जीना है। सर, एक और एस्पेक्ट पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने बहुत अच्छे से समझाया कि दवाइयों का क्या रोल है, काउंसलिंग का क्या रोल है, साइकोथेरेपीज का क्या रोल है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या मुझे हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ को रोकने के लिए? वैसे मैं सवाल एक डॉक्टर से पूछ रहा हूँ। जी नहीं, सवाल बहुत जिसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग भी है, रेलेवेंट भी है, एंड अपने परिवेश में, खासकर भारतीय परिवेश में बहुत रेलेवेंट है। देखिए, अगर आप अपने माइथोलॉजी में जाएं, खासकर मैं हिंदू माइथोलॉजी में, आई डू नॉट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग, बट जितनी मैं जानता हूँ, है ना, अपनी माइथोलॉजी में आप जाएंगे
तो सुसाइड के बारे में कहीं कहीं मेंशंस हैं, ओके। है ना, अपने अपने वेदों में, पुराणों में, कहीं कहीं मैथोलॉजी में मेंशन्ड है। एक बात जो कॉमनली मेंशन्ड है ना, उसमें ये मेंशन्ड है कि अगर आप अपनी खुद की जान लेते हैं विद द पर्पस ऑफ, यानी आप अपने आप कुछ कुछ फ्रस्ट्रेशन में आप अपनी जान लेते हैं, या किसी ये कह लीजिए कि जानबूझ के आप अपनी जान लेते हैं, है ना, गिल्ट की वजह से आप अपनी जान लेते हैं, तो आपकी आत्मा जो है ऐसे लोक में चली जाएगी जहाँ की कहीं कोई, यानी जहाँ कहीं सूरज ही नहीं है, यानी कोई सूर्योदय नहीं होता। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि आपकी आत्मा जो है हमेशा के लिए ये कह लीजिए कि ऐसे लोक में चली जाएगी जहाँ से कभी वो वापस नहीं आ सकती। मतलब इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग, है ना, जो ये कहा गया है। दो हमारे स्पिरिचुअल जो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें आदमी का एक लेवल ऑफ अचीवमेंट्स के बाद प्राण त्यागने के बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए गए हैं। जैसे ऋषि मुनि एक लेवल ऑफ अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में कंप्लीट कर लेते थे तो वो लोग अपने प्राण त्याग देते थे, एंड दैट वाज कंसिडर्ड समथिंग विच इज, वो कहते थे कि आप अपना आपने जो है अपना जीवन में सब कर्म कर लिए, उसके बाद आपने जो भी करना था आपने सब अचीव कर लिया, उसके बाद आपने जल समाधि ले ली, या आप जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाके आपने जो है खाना पीना त्याग दिया, और फिर आप जो है इस प्रकार की चीज़ें जो है मेंशन्ड है अपने यहाँ, विच इज सेड टू बी, यानी एक प्रैक्टिस जो कि आप अपनी लाइफ में सब कर्म करने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद, और आप फिर उसके बाद आपको वो चीज़ सैंक्शन था। क्या है एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता इसके ऊपर, लेकिन एक बात जरूर है कि इस तरह से फ्रस्ट्रेट होके गिल्ट की वजह से, आउट ऑफ डिप्रेशन, और इस तरह से अगर आप प्राण त्यागते हैं उसको तो खराब ही बोला गया है। उसमें ये बोला गया है कि आपकी आत्मा ऐसी जगह चली जाएगी जहाँ की सूर्योदय तक नहीं होता है, जहाँ सूर्य तक नहीं आता है, ऐसी जगह बोलेगी, उसको खराब बोला गया है। तो ये तो मैं हिंदू माइथोलॉजी की आपको बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से बाकी जितनी भी माइथोलॉजीज हैं उन सब में भी जो है सुसाइड जो है उसको कहीं से कहीं तक मान्यता नहीं दी गई है, अच्छा नहीं कहा गया। अब जहाँ तक रिलीजियस आप बोल रहे हैं प्रिवेंशन के लिए या रोकने के लिए या उसके लिए उसका होना इंसान का, देखिए जो चीज़ आपको होप दे, बेसिक फैक्टर ये है सुसाइड का, जैसे मैंने बोला ना, जो बेसिक रीज़न है जब आदमी अपने जीवन में होपलेस हो जाता है, सो उसको जो है वो सुसाइड की तरफ ड्रिवन हो जाता है। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को एक पर्पस देती है लाइफ में। करेक्ट। सो व्हेन यू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, है ना, व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू डोंट हैव एनी होप, एंड देन व्हेन यू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, सो देन वो आपको वापस से, वो जिसको बोलते हैं ना, आपको वापस खींच के लाता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे देता है, एक डिफरेंट लाइफ में एक व्यू पॉइंट देता है, एक डिफरेंट पर्पस देता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकता है। सो रिलीजन एक ऐसी चीज है। सो वो अपने यहाँ पे अपने परिवेश में, अपने देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इंसान को जो है ना बांधे रखता है, इंसान को जो है वो जिसको बोलते हैं ना, इट कीप्स यू सेन। सो यहाँ पे अपनी देश की, अपने यहाँ की संस्कृति की एक बहुत अच्छी बात है, रिलीजन एक बहुत अच्छी बात है। तो रिलीजियस होना बहुत लोगों को सुसाइड से रोक के रखता है जी। एंड सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सुसाइड के कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं क्या? क्योंकि मुझे जहाँ तक बहुत पहले का याद है, प्रीवियसली बहुत पहले इसको एक क्राइम समझा जाता था। जी हाँ, एक जुडिशरी में भी, जुडिशरी में आर्टिकल आईपीसी के 309 के तहत पहले ये ब्रिटिश टाइम का एक आर्टिकल था जिसके तहत जो है सुसाइडल अटेम्प्ट करना वाज कंसिडर्ड टू बी ए क्राइम, विच वाज जिसमें कि 1 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो उस इंसान को दिया जाता था। और ये आर्टिकल जो है बाद में इसको जो है इसको अमेंड कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, और अब जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें तो इस आर्टिकल को हटा ही दिया गया है। सो ये जिसको बोलते हैं ना, इट वाज अ डबल वैमी फॉर द पेशेंट्स। हाँ,
यानी एक तरफ तो आप डिप्रेस्ड हैं, आप डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं और आप मानसिक रूप से तकलीफ में हैं और उसकी वजह से आप आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ऊपर से मेडिकल हेल्प ना मिल के आपको जेल में डाल दिया गया। सो जिसको बोलते हैं ना डबल वैमी था ये। सो इसको बीच में अमेंड किया गया था एंड ये क्लॉज हटाई गई थी कि इसमें ये पनिशेबल ऑफेंस है। और अब जो नया भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें तो ये आर्टिकल 309 को तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया है। बस एक इसमें एक पार्ट बस इसका रखा गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिसमें कि आप अगर सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइड इसलिए कर रहे हैं, इस इंटेंट से कर रहे हैं कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट के किसी काम को आप रोकने की इंटेंट से आप सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं आप, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। जैसे कहीं कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है और वहाँ पे कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और कोई अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जो है वो आग लगा ले, तो इस तरह की चीज़ अगर होगी तो वो पनिशेबल ऑफेंस है और वो मर जाता है, तो ये भी एक सुसाइड ही है एक्चुअली, लेकिन ये पनिशेबल है क्योंकि वो जिसको बोलते हैं सरकारी काम में बाधा डाल रहा है और इसी इंटेंट से उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, रादर है, और आपने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से सारे फैक्टर्स के बारे में बताया। इसके लिए रियली मैनी थैंक्स टू यू। एंड मैं ऑडियंस से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज करता है, वो ये है कि हम इसको एकदम ब्लैक एंड वाइट में बातचीत नहीं कर सकते हैं। हमको वो सिग्नल्स मिलते हैं, वो इंडिकेटर्स मिलते हैं जिनको जानकर, समझकर, उस पर एक्ट करके हम इसको सुसाइड को रोक सकते हैं। आई होप ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम उन इंडिकेटर्स को जल्दी पकड़ें और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, और जो बहुत ही प्रेशियस चीज़ है हमारी लाइफ जो हमको नेचर ने दी है, हम उसको अच्छे से रखें और उसको पर्पसफुली यूज़ कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट सर अगेन। थैंक यू सो मच।